वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है। एज ए नेशन अगर देखा जाए तो वी आर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वी इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट। हम अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। अगर आप ब्रिटेन को देखें तो वहाँ प्रेसिडेंट का कोई रिश्तेदार प्रेसिडेंट बनता है। एज ए नेशन दे आर मोनार्क, बट वी एज ए नेशन इज रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड। जहाँ जो नेशन के जो हेड होते हैं उनका इलेक्शन होता है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, कौन वोट देते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। हर एक जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी वोट की वैल्यू कितनी होती है। और आप ये जान के आप सरप्राइज होंगे कि काउंटिंग प्रोसेस में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो काउंटिंग प्रोसेस होता है वो एक से ज़्यादा राउंड का भी हो सकता है। वी विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझेंगे जो बाई कैमरलिज्म है हमारे सिस्टम, हमारे कंट्री में। बेसिकली बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे जो 2 हाउस होते हैं बेसिकली टू लेजिस्लेट, जो कानून बनता है हमारे 2 हाउस मिलकर कानून बनाते हैं। जो सेंटर में होता है वो लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इन स्टेट इट्स विधानसभा एंड विधान परिषद। हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है। देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स जहाँ विधान परिषद है, बट विधानसभा हर एक स्टेट्स में होते हैं। नाउ जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उन्हें एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, यू विल गेट टू नो लेटर कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग बाई कैमरलिज्म इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। जो हमारा लोकसभा है, हमारा राज्यसभा है, एंड इन स्टेट हमारा विधानसभा है एंड विधान परिषद है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हु कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कौन वोट दे सकता है। सबसे पहला नंबर, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इलेक्टेड मेंबर्स को बोल्ड लेटर में लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है उसमें कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सचिन तेंदुलकर हैं, जो महान क्रिकेटर हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। ही इज नॉट इलेक्टेड, सो सचिन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ये वोट नहीं दे सकते। अभी रिसेंटली एक ऑनरेबल मेंबर हैं जिनको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ने, जो हाईली कंट्रोवर्शियल भी रहा। आप बताओ, आप सोचो। Yes, I think most of you would have guessed it. It's रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। उनको नॉमिनेट किया हमारे प्रेसिडेंट ने राज्यसभा के लिए। सो ही कैन ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए हमने आपको ये स्लाइड से अवगत करवाया था। जो हमारे स्टेट में जो 2 हाउस होते हैं, बेसिकली मैक्सिमम स्टेट में विधानसभा ही होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हुई होते हैं, तो ओनली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। विधान परिषद के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमारे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं, हमारे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं, हमारे विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं। प्लस जो यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली और पुडुचेरी, उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है, दैट हु कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले उनकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट ही शुड बी 35 years old, he or she should be 35 years old।
दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई ऐसा पोस्ट ना होल्ड किए हो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 50 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो उनको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ आप प्रेसिडेंट के पोस्ट पे खड़े हो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 50 सपोर्ट कर रहे हैं उनको 50 सपोर्ट्स करने होने चाहिए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जो आपने जिस बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें सिटीजन्स जो होते हैं उस कंट्री के डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे कि हम लोकसभा का इलेक्शन हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें सिटीजन्स जो होते हैं हमारे देश के दे वोट एंड दे इलेक्ट मेंबर्स फॉर दीज हाउसेस। जैसे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, अमित शाह जी को चुना है, इलेक्ट किया है, राहुल जी को इलेक्ट किया है। सो दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन। और जिनको हम चुनते हैं, जिनको हमने चुना, वो फिर अगर इलेक्ट करते हैं किसी थर्ड बंदे को तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारे जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। एंड दैट इज वाई जो प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री का जो इलेक्शन होता है वो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली चूजन बाई पीपल। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले कि हमारा देश रिपब्लिक है जहाँ पे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन वोट दे सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट दे सकते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा चुने जाते हैं वो इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्टली हमारे देश के पीपल इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। दैट इज़ वाई जो इलेक्शन है हमारे देश में प्रेसिडेंट को उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं वैल्यू ऑफ वोट। वैल्यू ऑफ वोट हमें समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो जनरल इलेक्शन हमारे देश में होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है स्टेट में, उसमें हर एक सिटीजन की वोट की वैल्यू 1 होती है, सिंगल एक। लेकिन प्रेसिडेंट के का जो इलेक्शन होता है उसमें वैल्यू ऑफ वोट सिंगल नहीं होती है। उसमें वैल्यू ऑफ वोट जो एमएलए की होती है वो अलग होती है और उसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। और जो वैल्यू होती है वोट की एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो अलग होती है, उसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ जो वोट है, एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तेलंगाना स्टेट को लें तो जो उसकी पॉपुलेशन थी 1971 में, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ असेंबली सीट्स। मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में उसमें जितने सीट हैं और जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की 1971 में, उस पॉपुलेशन को उस नंबर ऑफ सीट से डिवाइड किया जाता है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे जो रिजल्ट आता है वो होती है एक वोट की वैल्यू उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की वोट की वैल्यू। इसी तरह अगर हम पूरे राज्य का देखें, हर एक स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनके मेंबर की वोट की वैल्यू देखें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के 159, अरुणाचल प्रदेश का 8, आसाम का 116। ये इस तरह से हर एक स्टेट का आप एमएलए के वोट की वैल्यू देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो ये है, टोटल जो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है हर एक स्टेट के जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है उसको जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश की ईच मेंबर की वैल्यू है 159, उसके 175 अगर उस असेंबली में सीट्स हैं तो 159 को 175 से मल्टीप्लाई किया आता है, टोटल वोट निकाला जाता है उस स्टेट का। और फिर हर एक को अगर हम जोड़ दें, हर एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू को जोड़ दें, जो हमारा टोटल आता है उससे एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। तो ये हमारा टोटल है, हर एक स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू। और हमारा जो नंबर ऑफ एमपी है, टोटल नंबर ऑफ एमपी है, अगर लोकसभा में देखें तो 543 मेंबर्स हैं अगर नॉमिनेटेड मेंबर को हटा दिया जाए तो, और राज्यसभा में देखें तो 233 मेंबर्स हैं अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा दिया जाए तो टोटल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो 776 हैं। तो जो वोट वैल्यू होती है हर एक एमपी की, वो टोटल एमएलए की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी विच टर्न्स आउट टू बी 708। तो हमने देखा ईच एमएलए की जो वोट वैल्यू है स्टेट पे डिपेंड करते हैं। वो अगर तेलंगाना के स्टेट में के कंपेयर में देखा जाए तो 132, एंड उसी तरह हर एक स्टेट के इंडिविजुअल एमएलए की वोट की वैल्यू यहाँ दिख रही है हमें, और एमपी, ईच एमपी के वोट की वैल्यू है 708। अब समझते हैं वोटिंग प्रोसेस को। अब हमें ये मालूम है कि एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है और एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है। अब हम वोटिंग प्रोसेस समझते हैं। तो जो बैलेट पेपर दिया जाता है वोटर्स को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय जो वोटर्स को बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें जो वोटर्स होते हैं वो अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे वो अगर 3 कैंडिडेट स्टैंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वोटर्स डाल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 है, सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट 2 है, थर्ड प्रेफरेंस कैंडिडेट 3 है, या तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट 2 है, सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 है। सो दे कैन चूज मोर देन 1 कैंडिडेट बेस्ड ऑन दैट प्रेफरेंस। जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। जनरल इलेक्शन में आप केवल एक कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि आपका पहला प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा वोटर्स करते हैं। उसके बाद आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियलिटी में मोर देन 100 एमपी विल वोट। तो नंबर ऑफ एमपी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 100 है, और हमें मालूम है कि ईच एमपी की वोट की वैल्यू होती है 708। तो टोटल एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होगी? 70,800। उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग प्रोसेस में वो 100, और सब तेलंगाना से। तो ईच एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 132। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? टोटल वैल्यू ऑफ वोट कितने हो गए एमएलए की? 13,200। सो टोटल वैल्यूज जो है हमारे वोट की वैल्यू, कौन कैंडिडेट जीतेगा जो हाफ मार्क को क्रॉस करेगा, मतलब टोटल वैल्यू जो वोट की है उससे एक ज़्यादा लाएगा। तो अगर हम टोटल वैल्यू करें जो हमारा 70,800 है प्लस 13,200, उसको अगर डिवाइड करें 2 से, आधा से एक ज़्यादा हो जाएगा हमारा 42,001। मतलब जिस कैंडिडेट को 42,001 से ज़्यादा वोट मिले हैं वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो प्रेसिडेंट का पोस्ट पालेगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। नाउ सपोज कैंडिडेट 1 को जो नंबर ऑफ एमपी ने जो पहला प्रेफरेंस रखा वो 60 थे, 60 एमपी ने पहला प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 को दिया, और 50 एमएलए ने पहला प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 को दिया। उन्होंने चूज किया कि हमारा जो पहला प्रेफरेंस है वो कैंडिडेट 1 है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो वैल्यू ऑफ वोट कैंडिडेट 1 को मिला 60 × 708। ये 708 हमें मालूम है ईच
MP की वोट की वैल्यू है प्लस 50 इंटू 132 ईच MLA की वोट की वैल्यू है, तो टोटल उन्हें मिला 49,080। कैंडिडेट 2 को 30 MP के वोट मिले और 30 MLA के वोट मिले, तो टोटल उनका हो गया 25,200। सिमिलरली कैंडिडेट 3 गॉट 10 MP वोट एंड 20 MLA वोट, सो ही गॉट 9,720 टोटल वैल्यू ऑफ वोट। अगर सिनेरियो 1 को देखते हैं तो क्लियरली कैंडिडेट 1 हाफ मार्क को क्रॉस कर चुका है, सो क्लियरली कैंडिडेट 1 इज विनर। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा सिनेरियो हो, ऐसे सिनेरियो भी अराइज हो सकते हैं जब तीनों कैंडिडेट्स में से किसी कैंडिडेट्स ने हाफ मार्क को क्रॉस नहीं किया हो। उस केस में कैसे डिसीजन लिया जाएगा कि विच कैंडिडेट इज विनर, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हम सिनेरियो 2 में ऐसा हुआ, सपोज करें कि ऐसे सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे कैंडिडेट 1 को 40 MP के वोट मिले और 50 MLA के वोट मिले, तो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो कैंडिडेट 1 को मिले वो 34,920 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह कैंडिडेट 2 को टोटल वैल्यू ऑफ वोट मिले 23,880, उसी तरह कैंडिडेट 3 को वोट मिले 25,200। नाउ इन दिस सिनेरियो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि किसी भी कैंडिडेट ने हाफ मार्क को क्रॉस नहीं किया है। नाउ हाउ इट विल बी डिसाइडेड कि विच कैंडिडेट हैज वोन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब भी ऐसा सिनेरियो अराइज होता है तो उस कैंडिडेट ने जिसने सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ वोट्स पाए हैं उसके वैल्यू ऑफ वोट्स को बाकी कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बैलेट पेपर होता है उसमें जो वोटर्स होते हैं वो अपना प्रेफरेंस डालते हैं कि मेरा पहला प्रेफरेंस कौन है, विच कैंडिडेट मेरा दूसरा प्रेफरेंस है, विच कैंडिडेट मेरा तीसरा प्रेफरेंस है। तो जब ऐसे सिनेरियो अराइज होते हैं तो जो सेकंड प्रेफरेंस रहते हैं, जो जिस कैंडिडेट को सबसे लोअर वोट्स मिले उसके जो सेकंड प्रेफरेंस होते हैं उसके अनुसार वोट को बांटा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट 3 यहाँ जो है उनको 30 MP के वोट्स मिले और 30 MLA के वोट्स मिले। तो इस कैंडिडेट 3 को जितने वोटर्स ने वोट दिया है, 30 MP ने वोट दिया है, उनमें से अगर हम मान लें कि 20 जो वोटर्स थे उनका जो सेकंड प्रेफरेंस था वो कैंडिडेट 1 था और 10 जो वोटर्स थे उनके जो सेकंड प्रेफरेंस थे वो कैंडिडेट 3 थे। तो कैंडिडेट 1 का टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए 20 इंटू 708 और कैंडिडेट 3 के टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए 7,080। तो कैंडिडेट 3 के जो MP के वोट्स हुए वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैंडिडेट 1 को मिल जाएंगे 14,160 और कैंडिडेट 3 को मिल जाएंगे 7,080। उसी प्रकार अगर 20 MLA ने कैंडिडेट 3 को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस माना था, उनमें से अगर हम मान ले कि 10 कैंडिडेट्स ने अपना सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 को रखा था और 10 कैंडिडेट्स ने अपना सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट 3 को रखा था, 10 वोटर्स ने अपना सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट 3 को रखा था, तो नंबर ऑफ वोट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 3 के बीच में वो इस प्रकार से होंगे। अगर अब हम राउंड 2 में काउंट करें तो कैंडिडेट 1 के पहले से वोट कितने थे 34,920, अब कितने उनको मिल गए 14,160 MP के वोट और 1,320 MLA के वोट। नाउ कैंडिडेट 1 के टोटल वोट कितने हो गए 50,400। उसी प्रकार कैंडिडेट 2 के टोटल वोट कितने हो गए 33,600। नाउ आफ्टर राउंड 2 वी कैन सी क्लियरली कि कैंडिडेट 1 ने हाफ मार्क क्रॉस कर लिया है और वो इलेक्शन जीत गया। अगर राउंड 2 के बाद भी
ये डिसाइड नहीं हो पाता है, तो फिर इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। एंड अंटिल वैल्यू ऑफ एनी वन कैंडिडेट क्रॉसेस हाफ मार्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक है, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमने ये देखा कि जो वैल्यू ऑफ वोट होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वन नहीं होते हैं, वो एमएलए के लिए अलग होते हैं और एमपी के लिए अलग होते हैं। हमने ये देखा कि डिफरेंट सिनेरियोज अराइज हो सकते हैं, तो उन सिनेरियोज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। स्टिल अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर नोट्स आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं